नमस्कार साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया था। इस वीडियो में मैं हिस्ट्री 303 का जो पेपर है उसको डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा। और चूंकि आपका पेपर पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि वन लाइनर क्वेश्चन और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वही आप सबके बीच रख सकूँ। और एक कंसेप्ट बिल्डअप करने की भी कोशिश करूंगा कि अगर रेनेशा चैप्टर है, पुनर्जागरण चैप्टर है, तो क्या हुआ था पुनर्जागरण के तहत, वो सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूंगा। और जो फैक्ट क्वेश्चन है, फैक्ट वाइज जो क्वेश्चन है, उसको भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। तो चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। हम जो आज का हमारा चैप्टर है वो आपका दूसरा चैप्टर है, जो रेनेशा है वो वाला। इसके पहले वाले जो चैप्टर है उसमें बेसिकली यही बताया गया है कि पॉलिटिकल और रिलीजियस क्या कंडीशन थे अर्ली 15s में। ठीक है, अर्ली 50 में क्या कंडीशन थे 15 सेंचुरी में यूरोप में। तो बेसिकली पॉलिटिकल तो हम बता दें तो वहाँ पे सामंती व्यवस्था, फ्यूडलिज्म था, और रिलीजियस रूप से वहाँ पे जो चर्च का था वो आधिपत्य था। तो इसमें कुछ उतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है, इसमें क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम है, इसीलिए रेनेसा से मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। रेनेशा क्या होता है? रेनेशा जो है, जिसको हम पुनर्जागरण कहते हैं, पुनर्जागरण जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पुनर और जागरण, मतलब पुनः जागना, फिर से जागना। तो पुनर्जागरण में क्या होता है, लोग अंधकार युग से एक आधुनिक युग में प्रवेश करते हैं, और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1300 से लेके 1600 सेंचुरी तक माना जाता है, ईस्वी तक माना जाता है। ये जो पीरियड है इसमें बहुत सारा मतभेद भी है। कुछ लोग 1200 से 1700 मानते हैं, कुछ लोग 15वीं शताब्दी को मानते हैं, लेकिन जो आप कह सकते हैं तो 1300 से लेके जो 1600 के बीच का समय है उसको हम पुनर्जागरण का टाइम पीरियड कह सकते हैं। अधिकांश विद्वान यूरोप में आधुनिक युग का आरंभ 1453 को मानते हैं, 53 ईस्वी से मानते हैं, जबकि तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार किया था। 1453 ईस्वी में क्या हुआ था, तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। चूँकि मैं इसमें मैप ऐड नहीं कर पाया हूँ तो ऐसे समझिए, एक रफ मैप से, ये मान लीजिए नॉर्थ अमेरिका है, ओके, इसको मान लीजिए साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये आपका यूरोप है, और ये आपका एशिया महाद्वीप है, ये अटलांटिका महाद्वीप है। ठीक है, अटलांटिक महासागर ये है। ये यहाँ पे ऊपर आप आर्कटिक पाएंगे और नीचे अंटार्कटिका पाएंगे। तो बेसिकली इतना आपको ध्यान में रखना है। अब जो यूरोप है, यूरोप से एशिया का व्यापार होता रहता था, यानी कि 15वीं शताब्दी से पहले भी एशिया और यूरोप का व्यापार होता रहता था, लेकिन वो स्थल मार्ग से होता था। क्योंकि एशिया और यूरोप क्या हैं, एक दूसरे से एक जगह यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं। कहाँ पे? कुस्तुनतुनिया पे। जहाँ से ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं वो कुस्तुनतुनिया पर। तो कुस्तुनतुनिया पर जब तुर्कों का अधिकार हो गया, तब से जो यूरोप वाले थे वो एशिया में अपना व्यापार करने नहीं जा पाते थे, उनको बाधा उत्पन्न होती थी। वो टैक्स लेते थे, जो तुर्क थे वो टैक्स लेते थे, परेशान करते थे। तो जब 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, तो तुर्कों से बचकर जो है यूनानी विद्वान अपने ग्रंथों के साथ इटली पहुँचे। अब तुर्क जो कुस्तुनतुनिया है, कुस्तुनतुनिया में ही जो है यूनानी, कुस्तुनतुनिया के पास ही यूनान भी है। तो यूनान के जो लोग थे वो अपना जो भी ग्रंथ थे उसको उठा के लेके आए यहाँ पे इटली। यूरोप में ही एक कंट्री है इटली में। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो तुर्कों से बचकर कई यूनानी विद्वान अपने ग्रंथों के साथ इटली पहुँचे। इटली एवं यूनानियों के मेल ने यूरोपों की संस्कृति परंपराओं को एक नवीन दिशा दी, नवीन दिशा, गति एवं अर्थ दिया, और इटली में ही सर्वप्रथम यूरोपीय पुनर्जागरण हुआ। तो जो ग्रंथ थे, जो विद्वानों के ग्रंथ थे, जो विद्वान थे, उनकी वजह से इटली में सर्वप्रथम पुनर्जागरण हुआ। लोगों ने बौद्धिक रूप से सोचना स्टार्ट किया, तार्किक रूप से सोचना शुरू किया। उसके बाद कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर यूरोप का स्थल मार्ग से पूर्वी देशों के साथ व्यापार बंद कर दिया था। मैंने वही आपको बताया कि यूरोप का एशिया से जो व्यापार होता था, जो स्थलीय मार्ग से जो व्यापार होता था, तो वो बंद हो गया था। अतः यूरोपीय देशों ने पूर्वी देशों की ओर जाने के लिए समुद्री मार्ग की खोज प्रारंभ की। यहीं से समुद्री मार्ग की खोज भी स्टार्ट होती है पुनर्जागरण काल से ही। ओके, दिशा सूचक यंत्र, कुतुबनुमा एवं एस्ट्रोलैब ने
समुद्र मार्ग की खोज में काफ़ी सहायता की। अब मैं आपको दिखा दूं कि दिशा सूचक यंत्र क्या होता है। तो एक सेकंड, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है, यहाँ पे ये है दिशा सूचक यंत्र। ओके, जिसमें आप समुद्र में अगर आप हैं तो समुद्र में आप कहीं लैंड तो देख नहीं रहे हैं और वहाँ पे दिशा कैसे पता चलेगी कौन सी दिशा कहाँ पे है। तो ये यंत्र जब तैयार हुआ तो इससे समुद्री यात्रा और भी सुलभ हो गई और खोज और भी सुलभ हो गए। उसके बाद ये जो है वो है एस्ट्रोलैब। एस्ट्रोलैब क्या होता था, जिस तरह आज का हम लोग मैप या ग्लोब देखते हैं जिस पे अक्षांश और देशांतर रेखाएं देखते हैं, तो उस समय लोग जो अक्षांश देखते थे वो एस्ट्रोलैब से देखते थे। ओके, उसके बाद उसी समय छापे खाने का आविष्कार हुआ था। तो छापे खाने का आविष्कार भी, ये है पहला छापा खाना, तो छापे खाने का आविष्कार भी उसी समय हुआ था। छापे खाने से क्या हुआ, जो भी विद्वान लोग ग्रंथ लेके आए थे उसका अधिक से अधिक कॉपी प्रिंट हुआ और लोग उसको पढ़ना शुरू किए, जिससे कि बौद्धिक जागृति आई। ठीक है, उसी तरह ये जो है गौथिक शैली का आर्किटेक्चर है। अभी मैं आगे बताऊंगा इसको, खैर अभी एक बार पढ़ लेते हैं। गौथिक शैली का आर्किटेक्चर था वो। ठीक, यहाँ पे आते हैं। कंपास का ज्ञान यूरोप वासियों ने अरब से सीखा था तथा कुतुबनुमा और बारूद का आविष्कार चीन से किया था, चीन ने किया था। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। एक, कंपास का ज्ञान जो है यूरोप वासियों ने कहाँ से सीखा, अरब से सीखा, और कुतुबनुमा तथा बारूद का आविष्कार चीन ने किया था। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। छापे खाने का आविष्कार 1460 ईस्वी में जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया था। जर्मनी का एक आदमी था गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग ने 1460 ईस्वी में छापे खाने का आविष्कार किया, जो मैंने अभी आपको दिखाया। इससे साहित्य के सृजन में सहायता मिली और बौद्धिक आंदोलन को गति मिली। ठीक, इतना बात समझ में आ गया। पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषता यह थी कि अब मध्ययुगीन अंधविश्वासों का स्थान तर्क एवं प्रयोग आधारित चिंतन ने ले लिया। मतलब अब बिना किसी तर्क के किसी चीज़ को नहीं माने जाने लगा, हर एक चीज़ के पीछे तर्क ढूंढने जाने लगा। ओके, पुनर्जागरण काल में स्थापत्य की गौथिक शैली के स्थान पर रेनेसां स्थापत्य शैली का प्रयोग किया जाने लगा। पुनर्जागरण के पहले ये मान्यता बन गई थी कि केवल एक ही तरह से जो है आर्किटेक्चर बनाए जा सकते हैं, जो कि गौथिक शैली थी। गौथिक शैली मैंने अभी आपको दिखाया वो था, लेकिन उसके स्थान पे अब रेनेसां स्थापत्य शैली आई। मैं दोनों आपको फिगर दिखा दूं कि गौथिक शैली और रेनेसां शैली, इन दोनों में क्या डिफरेंस था। तो जो ये वाला फिगर है ये गौथिक शैली में बना हुआ एक बिल्डिंग है। ओके, और ये जो नीचे है ये रेनेसां शैली में बना हुआ एक जो है ये गिरजाघर है। इसी को सेंट पीटर्स गिरजाघर कहते थे। तो सेंट पीटर्स का गिरजाघर ये रेनेसां शैली में बना हुआ है, और इसके पहले जो थी वो थी ये गौथिक शैली में बना हुआ आर्किटेक्चर। तो यहाँ से ये भी चेंजेज आए, शैली में भी, आर्किटेक्चर की शैली में परिवर्तन आता है। आगे देखते हैं। पुनर्जागरण काल के स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रोम स्थित सेंट पीटर का गिरजाघर, जो मैंने आपको दिखाया वही था सेंट पीटर का गिरजाघर, तथा सर्वश्रेष्ठ स्थापत्यकार माइकल एंजेलो था। माइकल एंजेलो जो है वो सबसे प्रसिद्ध जो है आर्किटेक्ट था उस समय का। स्थापत्यकार जो है माइकल एंजेलो सबसे अधिक प्रसिद्ध था। पुनर्जागरण काल में स्थापत्य की गौथिक शैली के स्थान पर रेनेसां स्थापत्य शैली का प्रयोग किया गया। इस शैली का प्रवर्तक इटली में फ्लोरेंस निवासी फिलियो ब्रूनेलेस्की था। ये नाम आपको याद रखना है कि जो रेनेसां स्थापत्य शैली था उसका जो प्रवर्तक था वो फिलियो ब्रूनेलेस्की है, जो कि 1377 से 1466 ईस्वी के बीच था। तो ये अगर डेट टाइम पीरियड नहीं याद रहता तब भी काम चलेगा, लेकिन नाम आपको याद रखना है फिलियो ब्रूनेलेस्की। ठीक, आगे देखते हैं। माइकल एंजेलो एक चित्रकार था। जो आर्किटेक्ट तो था ही माइकल एंजेलो, यहाँ पे मैंने आपको बताया, लेकिन साथ ही साथ वो क्या था, एक चित्रकार भी था। तथा उसने मानव का पतन एक चित्र बनाया था। मानव का पतन की गणना विश्व प्रसिद्ध चित्रों में से की जाती है। तो जो उसने फॉल ऑफ ह्यूमन जो एक पेंटिंग बनाई थी, चित्र बनाया था, वो विश्व प्रसिद्ध है। ओके, पुनर्जागरण, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव का पतन नामक चित्र किसने बनाया था, और ऑप्शन में माइकल एंजेलो डाल देगा, राइट आंसर आपका वो हो जाएगा। पुनर्जागरण काल का प्रख्यात चित्रकार लियोनार्दो दा विंसी था, यानी कि लियोनार्दो दा विंसी भी एक चित्रकार था। दूसरा, अंतिम भोज एवं मोनालिसा इसके विश्वविख्यात चित्र हैं। अब अंतिम भोज और मोनालिसा ये दो चित्र इसके कौन से विख्यात थे,
मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये जो है अंतिम भोज, इसको द लास्ट सफर भी कहते हैं। द लास्ट सफर की ये वाला फिगर है, और इसके नीचे आप आएंगे तो ये जो फिगर है, ये महिला जो है, इसको मोनालिसा कहा जाता है। ठीक है, तो मोनालिसा नामक चित्र किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंसी ने। और ये जो लास्ट सफर है ये भी उसी ने बनाया था। ओके, इटली का जियतो था, जिसको पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जन्मदाता कहा जाता है। तो भले ही लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो ये लोग बड़े चित्रकार थे, लेकिन पुनर्जागरण काल में अगर चित्रकला का जन्मदाता पूछेगा तो वो जियतो था, जो कि इटली का था। इटली में पुनर्जागरण कालीन मूर्तिकला का प्रवर्तक, चित्रकला का प्रवर्तक जियतो था, और मूर्तिकला का प्रवर्तक दोनो नेल्लो था। कौन था? दोनो नेल्लो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण काल में पारलौकिक संगीत के स्थान पर लौकिक संगीत पर बल दिया गया। यानी कि पारलौकिक संगीत यानी कि केवल और केवल भगवान के गुणगान गाना, या फिर केवल और केवल चर्च की बड़ाई करना, उसी के गीत गाना, ये सारी चीज़ें केवल होती थी पुनर्जागरण के पहले। लेकिन धीरे धीरे लौकिक संगीत मतलब जीवन पर आधारित संगीत, जो इस समय हम लोग भी सुनते हैं, जीवन पर आधारित संगीत उस समय से शुरू हुआ। ओके, पहले इसकी मान्यता नहीं थी। आगे देखते हैं, इटली का गियोवानी पालेस्ट्राइना एक प्रख्यात गायक था। तो गायक के बारे में पूछ सकता है कि पुनर्जागरण काल का गायक कौन था? तो गियोवानी पालेस्ट्राइना। इसकी स्वर लिपि को गिरजाघर की प्रार्थना हेतु स्वीकार किया गया था। मतलब गिरजाघर में जो प्रार्थना होती थी उसके लिए स्वीकार किया था गया था गियोवानी पालेस्ट्राइना। दांते भी क्या था? एक कवि था, जो कि इतावली कविता का जनक इसको कहा जाता है। इतावली आप कह सकते हैं इटली। ठीक है, तो इतावली कविता का जनक किसको माना जाता है? दांते को। इसकी जो प्रमुख कृति थी, ये आपको एकदम रटा होना चाहिए, डिवाइन कॉमेडी नामक जो कृति है वो दांते की है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। डिवाइन कॉमेडी नामक जो पुस्तक है वो किसकी रचना है? दांते की। विश्वविख्यात कवि एवं नाटककार विलियम शेक्सपियर न केवल इंग्लैंड अपितु समस्त यूरोप को पुनर्जागरण का एक महान देन थे। शेक्सपियर के आज भी बहुत सारे लिटरेचर में आप जो है रचनाएं पढ़ते हैं तो ये जो है पुनर्जागरण काल के ही समय के थे। इन्हें यूरोप का कालिदास, भारत में कालिदास हुए तो इनको यूरोप का कालिदास शेक्सपियर को कहा जाता है। मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि किसको जो है यूरोप का कालिदास कहा जाता है, तो शेक्सपियर को। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। फ्लोरेंस के इतिहासकार मैकियावेली जो फ्लोरेंस का था, उसको आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है। मतलब जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसका फादर कहा जाता है मैकियावेली को। इसकी सर्वप्रसिद्ध कृति द प्रिंस जो है, द प्रिंस, ये मैकियावेली की एक रचना है, कृति है। मैकियावेली को यूरोप का चाणक्य कहा जाता है। भारत में चाणक्य हुआ जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था, उसी तरह मैकियावेली को यूरोप का चाणक्य कहा जाता है। इंग्लैंड की साम्राज्ञी एलिजाबेथ प्रथम के समय ड्रेक ने समुद्र यात्रा द्वारा विश्व का चक्कर लगाया। तो जो ड्रेक था, सबसे पहले चक्कर लगाने वाला पूरे विश्व का समुद्री मार्ग से कौन था? ड्रेक था। ओके, किसके समय लगाया था? तो एलिजाबेथ प्रथम। उस समय इंग्लैंड की साम्राज्ञी मतलब सम्राट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी इस उपलब्धि के लिए रानी ने उसे नाइट की उपाधि दी। नाइट जो है वो बड़े बड़े लोगों को उपाधि दी जाती थी। तो रानी ने जो है जब ये चक्कर लगाया पूरे विश्व का तो उसको नाइट की उपाधि दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, मैं बार बार क्वेश्चन बोल रहा हूँ, मतलब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पोलैंड का वैज्ञानिक था कॉपरनिकस। उसने प्रतिपादन किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य की परिक्रमा लगाती है। तो सबसे पहले कॉपरनिकस ने बताया था कि जो है पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पर घूम रही है, अपनी धुरी पर घूम रही है, और उसके साथ साथ वो जो है सन के चक्कर भी लगा रही हैं। ओके, सूरज का चक्कर लगा रही है। तो ये जो है पुनर्जागरण काल के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, जो चीज़ें उसमें हुई थी, जो रचनाएं किसी ने लिखी या फिर जो चित्रकार किसी ने किया था, आर्किटेक्चर वहाँ के कैसे था, वहाँ पे सिंगर एक कौन था जिसका गिरजाघर में मान्यता थी जिसके संगीत की, उसके बाद क्या हुआ था पुनर्जागरण काल में। ऐसी चीज़ें जो है आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसी पर आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव हुई क्वेश्चन है, मैं आपको वो भी करा देता हूँ, तो आपका जो है मैक्सिमम क्वेश्चन इस चैप्टर से कवर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। यूरोप में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों की विजय के समय, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों की विजय के समय से आधुनिक युग का आरंभ माना जाता है।
तुर्कों ने यह विजय कब प्राप्त की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1453 ईस्वी में। मैंने अभी आपको पहले पॉइंट में भी बताया था इसको। पुनर्जागरणकालीन स्थापत्य यानी कि जो रेनेसा आर्किटेक्चर था उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रोम स्थित सेंट पीटर का गिरजाघर था। इसके निर्माण का श्रेय किस वास्तुविद यानी कि आर्किटेक्ट को जाता है? तो इसको किसने बनवाया था? तो इसको बनवाने वाले का नाम है माइकल एंजेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुनर्जागरणकालीन का एक महान वास्तुविद होने के साथ साथ एक महान चित्रकार, प्रमुख चित्रकार और मूर्तिकार कौन था? तो वो माइकल एंजेलो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम भोज द लास्ट सफर नामक विश्वविख्यात चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था? तो मोनालिसा और लास्ट सफर ये दोनों किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंची ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुनर्जागरणकालीन प्रमुख मूर्तिकार कौन था? तो मूर्तिकार की अगर हम बात करें तो प्रमुख मूर्तिकार कौन था? दोनों ले लो, माइकल एंजेलो, गिबेर्ती और उपर्युक्त सभी। तो ये जो है इसमें आप देखेंगे सभी जो है वो प्रमुख मूर्तिकार हैं। ओके, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांते के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो दांते द्वारा डिवाइन कॉमेडी की रचना की गई, ये भी सही है। दांते की तुलना यूनानी कवि होमर के साथ की जाती है, ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। दांते को इतालवी कविता का जन्मदाता कहा जाता है और उपयुक्त सभी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उपयुक्त कथन सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से सत्य कथन है, कौन सा सत्य कथन है? दांते की रचना डिवाइन कॉमेडी की विषय वस्तु पूर्ण आधुनिक न होकर मध्यकालीन थी। दूसरा है, पुनर्जागरण का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रथम व्यक्ति पेट्रार्क था क्योंकि उसकी कविताओं में आधुनिकता और नवीनता दृष्टिगोचर होती थी। पुनर्जागरण का पूर्ण प्रतिनिधित्व पेट्रार्क के शिष्य जियोवानी बुकाशिए ने किया जिसकी सर्वश्रेष्ठ कृति डेकामरान थी। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका भी राइट आंसर जो है उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। इसमें मेनली आपको क्या याद रखना है इस क्वेश्चन में? सबसे पहली चीज़, पुनर्जागरण का जो पूर्ण प्रतिनिधित्व पेट्रार्क के शिष्य जियोवानी बुकाशिए ने किया। ओके, ये क्वेश्चन याद रखना है। उसके बाद ये याद रखना है कि दांते की जो रचना डिवाइन कॉमेडी थी उसकी विषय वस्तु क्या थी? वो पूर्ण आधुनिक न होकर मध्यकालीन थी। दूसरी चीज़ आपको और याद रखनी है कि पुनर्जागरण का प्रतिनिधित्व करने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो पेट्रार्क था क्योंकि उसी की कविताओं में आधुनिकता और नवीनता दृष्टिगोचर होती थी। ये तीनों चीज़ आप याद रख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइबल के बाद सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों के साथ साथ विश्व में प्रथम बार सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक कौन थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इरास्मस द्वारा लिखी मूर्खत्व की प्रशंसा प्रेज ऑफ फुलनेस, द प्रेज ऑफ फॉली भी इसको कहते हैं। तो इरास्मस द्वारा लिखी गई मूर्खत्व की प्रशंसा जो है वो सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की नहीं यूरोप के विश्वविख्यात कवि एवं नाटककार विलियम शेक्सपियर की कृति कौन सी है? इंग्लैंड ही नहीं यूरोप के विश्वविख्यात कवि कौन? विलियम शेक्सपियर। कौन थे कि इनकी जो रचना है वो हैमलेट भी है, मैकबेथ भी है, रोमियो जूलियट भी है और उपयुक्त सभी, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक युग का पुनर्जागरण युगीन प्रमुख राजनैतिक चिंतक। तो राजनैतिक चिंतक जो था वो मैकियावेली ही था, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बारूद एवं कुतुबनुमा का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? तो मैंने अभी आपको बताया कि चाइना में जो है इन दोनों का आविष्कार हुआ था, कुतुबनुमा और बारूद का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूरोप का कालिदास किसको कहा जाता है? तो शेक्सपियर को जो है वो यूरोप का कालिदास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का चाणक्य कौन था? तो यूरोप का चाणक्य जो है मैकियावेली को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द प्रिंस ग्रंथ का संबंध, जो द प्रिंस है उस ग्रंथ का संबंध किससे है? तो इस ग्रंथ का संबंध है राजनीति से। ओके, ये हो गया आपका। तो इतने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे रेनेसा चैप्टर से, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव करा दिए। अब ऐसे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किस देश की खोज किसने की और किस वर्ष में की। तो कुछ महत्वपूर्ण मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। उत्तमाशा अंतरीप जो कि अफ्रीका के दक्षिणी पॉइंट पे है, उसकी खोज किसने की थी? बार्थोलोमियो डियाज ने। कब की थी? 1486 ईस्वी में। और बार्थोलोमियो डियाज जो है वो पुर्तगाल का जो है निवासी था। ये आप ना याद रखें तब भी चलेगा। अमेरिका, अब अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की, सबको याद है। 1492 ईस्वी में की, सबको याद है। कहाँ का रहने वाला था? स्पेन का। भारत की खोज वास्को डी गामा ने की समुद्री मार्ग से, 1498 ईस्वी में की और वो पुर्तगाल का निवासी था। पूरी दुनिया की यात्रा और फिलीपींस द्वीप की खोज किसने की? तो मैगलन ने की 1519 ईस्वी में और ये स्पेन का निवासी था। ठीक है,
उत्तरी अमेरिका की खोज किसने की? तो केबार्ट ने। दक्षिणी अमेरिका की खोज किसने की थी? वही कोलंबस ने, और जिसको केवल अमेरिका कहा जाता है। और उत्तरी अमेरिका की खोज केबार्ट ने की थी, जो कि इंग्लैंड का निवासी था। 1497-98 में किया था उसने। दक्षिणी अमेरिका की खोज जो है वो कैब्रल, चूँकि पहले जाके कोलंबस ने तो पता लगा लिया था कि अमेरिका महाद्वीप है, लेकिन कोलंबस पहुंचा था दक्षिणी अमेरिका पर ही। उसके बाद नाम अगर रखने की बात आए तो दक्षिणी अमेरिका की खोज कैब्रल ने की थी। ओके, कैब्रल अगर ऑप्शन में है तो आप कोलंबस को न लगाकर कैब्रल को लगाइएगा। ओके, ये कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। ये 1500 ईस्वी में। डेट देखिए आप, 1492 में जाके क्रिस्टोफस ने पता लगा लिया। उसके बाद 97-98 में जाके उत्तरी अमेरिका की खोज पता लगा लिया केबार्ट ने, और 1500 ईस्वी में कैब्रल ने पुर्तगाल की खोज की। मलक्का की बात करें तो मलक्का जो है उसकी खोज अल्बुकर्क ने की 1511 ईस्वी में। अल्बुकर्क भी पुर्तगाल का निवासी था। मैक्सिको की खोज कोर्टेज ने की थी। कोर्टेज ने 1519 ईस्वी में, ये भी स्पेन का निवासी था। पेरू की खोज पिजारो ने की 1532 ईस्वी में, स्पेन का ये भी निवासी था। संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला फ्रांसिस ड्रेक था। इसी को नाइट की उपाधि दी थी किसने? महारानी ने, 1577 ईस्वी में, जो कि इंग्लैंड का निवासी था। तो बेसिकली ये जो है इतने क्वेश्चन थे पुनर्जागरण के। अब पुनर्जागरण से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको करा दिया। बाकी नेक्स्ट अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सा चैप्टर है, और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट वाइज क्वेश्चन होंगे उसको मैं लेके उपस्थित रहूँगा। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और चैनल पे नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।